हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का जो ये सेशन है वो उन सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने एसबीआई क्लर्क प्री या आईबीपीएस क्लर्क प्री के एग्ज़ाम दिए हैं। एंड वाई सो बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए, कैसे अपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। टाइम तो लिमिटेड है ना, तो उस लिमिटेड टाइम को सबसे अच्छा यूज़ क्या होना चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह से उस तरफ फोकस करके अगर हमारा प्रिपरेशन जाएगा तो हमारा रिजल्ट्स जो है अच्छे आएंगे। एंड दैट इज़ द की टू इट। तो वही हम लोग आज वही मैं आप लोगों को आज गाइड करने वाला हूँ, ठीक है, राइट। तो इसमें एक चीज़ आप लोगों को पहले मुझे बताना है और वो ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझे दिखते हैं जो कि प्री के रिजल्ट्स के लिए वेट करते हैं मेंस की तैयारी स्टार्ट करने से पहले। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। हर बार ऐसा देखा गया है कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के प्री एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए हैं और आप लोग मेंस की तैयारी नहीं करते हो। एंड जब रिजल्ट्स आता है तब आपको दिखता है कि आपके मेंस में यू हैव क्वालिफाइड एंड बट देन यू पैनिक बिकॉज आपके पास कम टाइम है एंड यू आर नॉट एबल टू प्रिपेयर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़ और आपका एग्ज़ाम में उसका इफेक्ट दिखता है। तो ये गलती मत कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम जैसे भी गया हो, आपको जैसा भी लगता हो, आपने अगर सिंसियरली प्रिपेयर किया है अभी तक, तो डू नॉट लीव दैट ट्रेल। Please follow that and start preparing or continue preparing for mains with as much guts and sincerity। ठीक है, राइट। सो पहले हम लोग एजेंडा देख लेते हैं आज का, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। पहला चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि 3 इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको मेंस के लिए करने हैं। मैंने क्या कहा, टाइम हमारे पास लिमिटेड है तो हम लोग बहुत सारा कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे डर के वजह से यहाँ से मटेरियल कलेक्ट करते हैं, वहाँ से लेक्चर कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन पे ही लगे रहते हैं और वो कर नहीं पाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ कि कुछ मिस ना हो जाए, कुछ मिस ना हो जाए। तो हमारा रिजल्ट तो आएगा हमको कितना आता है उसके बेसिस पे, राइट, ओके। तो और उसके लिए हमें करना पड़ेगा, सिर्फ डरने से काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको वो 3 टास्क बता दूंगा जो कि नॉन नेगोशिएबल है। नेक्स्ट, आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए इन टास्क्स में, डेली के बेसिस पे, वीकली के बेसिस पे, वो भी मैं बता दूंगा, राइट। और इन ये जो टास्क्स आप करोगे उसमें क्या क्या करना है वो भी बता दूंगा। वीडियो कितना देखना है, प्रैक्टिस कितना करना है, दैट ऑल्सो आई विल डू इट। आपको सिर्फ वो फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने डेली स्केड्यूल में उस चीज़ को पार्ट बना के उसको फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड, आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू यूजुअली क्या क्या मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। Sincere बच्चे, those who want to prepare sincerely, seriously, they end up doing mistakes that jeopardizes their ability to score in the exam or their preparation process। तो वो भी मैं बता दूंगा ताकि आप लोग वो रिपीट ना करो और आप उन गलतियों से और उनका जो नुकसान होता है उससे बच जाओ। And finally, I'm also going to give you a bonus time management tip, right, or rather tips, okay, 2-3 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने टाइम को अच्छी तरीके से और मैनेज कर पाओगे and you'll be able to, if you have limitation of time, you'll be able to apportion that time better and get more benefited, ठीक है, right। So these are the 4 pointers of agenda that we have today। तो एक एक करके उठाते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि वो 3 इंपॉर्टेंट टास्क क्या है और उसी के अंदर हम लोग देखेंगे कि उसमें इन्वेस्ट क्या करना है, एक एक टास्क में इन्वेस्ट कितना आप लोगों को करना चाहिए और क्या गलतियां लोग करते हैं जो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। उससे पहले 2 छोटे अनाउंसमेंट्स है वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये है कि आपने अभी तक अगर मेरे इंग्लिश और सीआर का ओपन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इमीडिएटली कर लो। इस साल के एग्जाम्स के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहाँ पे कर रहा हूँ और करने वाला भी हूँ आगे, इंक्लूडिंग द PDF ऑफ द लेक्चर्स दैट आई टेक ऑन यूट्यूब, डिलीवर ऑन यूट्यूब, उनका भी एक्सेस आपको वहीं पे मिलेगा। तो अगर नहीं ज्वाइन किया है, लिंक नीचे होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा ना। दूसरा जो छोटा अनाउंसमेंट ये है कि बहुत लोग अभी पूछ रहे हैं कि सर अभी हमें मेंस के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, विच बैच ऑफ योर्स शुड वी ज्वाइन। तो दोस्तों 2 प्रोग्राम्स है जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप अचीवर्स प्रोग्राम, अगर आप इंग्लिश की जो हमारी प्रोग्राम है, मेरे से आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, मेंस लेवल प्रैक्टिस करना चाहते हो और कॉन्सेप्ट्स को भी एक बार अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप अचीवर्स प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। अचीवर्स प्रोग्राम में आपको इंग्लिश का बैच तो मिलता ही मिलता है, प्लस क्रिटिकल रीजनिंग का बैच, प्लस आपको अगर आप दूसरे एग्जाम दे रहे हो जैसे LIC AO उसका डिस्क्रिप्टिव का बैच, वो सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। तो अगर
मेरे से आपको इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग पढ़नी है तो अचीवर्स प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन द मास्टर क्रिटिकल रीजनिंग बैच। ये जो है एक कंप्लीटेड कोर्स है जो कि बहुत बहुत रेलेवेंट होगा आपके मेंस एग्जाम के लिए। आपको एक 8 से 10 नंबर का एज जो क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं रीजनिंग सेक्शन से, वो आपको दे सकता है ये कोर्स। ऑब्वियसली ये कोर्स इसका ऑलरेडी पार्ट है, इस पूरे प्रोग्राम का, ऑल इन वन अचीवर्स प्रोग्राम का ऑलरेडी ये पार्ट है। तो अगर यहाँ पे ले रहे हो तो इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, और अगर सिर्फ सीआर पढ़ना है तो ये ले सकते हो। तो दीज आर द ओनली 2 थिंग्स दैट यू कैन कंसीडर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ अब आते हैं टास्क नंबर 1 पे। व्हाट इज टास्क नंबर 1? रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ओके, at this stage I'll not tell you about कि you should start from the basics, everything from the basics। कुछ चीज़ों के बेसिक्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका रिवीजन और प्रैक्टिस होगा। किस तरह से करेंगे हम लोग रिवीजन एंड प्रैक्टिस? लेट मी शो यू दैट। फर्स्ट, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, इन 3 सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग इन 3 सेक्शन की बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग में 1.5 से 2 घंटा जो है आपको पर सेक्शन देना है हर रोज, एवरी डे। अच्छा, इसमें अगर आपके पास टाइम की लिमिटेशन है, जैसे मैंने आपको बोला कि टाइम की लिमिटेशन में भी मैं बता दूंगा क्या करना है, तो मिनिमम 2 सेक्शन करना है और एक वीक में कम से कम 3 बार एक सेक्शन को रिपीट करना है। तो बेसिकली मान लो मंडे आपने क्वांट और इंग्लिश किया, ट्यूसडे आपने क्वांट और रीजनिंग किया, वेडनेसडे आपने इंग्लिश और रीजनिंग किया, राइट? ओके, इसी तरह से यही चीज़ फिर से रिपीट हो जाएगा। तो 4 बार क्वांट, 4 बार रीजनिंग, मतलब थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट? तो कम से कम 3 से 4 बार आपका इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट हो जाएगा। तो अब इसमें करना क्या है? रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए मैंने टाइम दिया है। टोटल टाइम 4 से 6 घंटा डेली टाइम है ये, राइट? अगर आपने 2 सेक्शन उठाया तो 4 घंटा लगेगा। अगर तीनों के तीनों सेक्शन का आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो 6 घंटा लगेगा। लेकिन करना क्या है इसमें? पहला, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स डन है ना दोस्तों, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मेरे इंग्लिश कमांड बैच में मेरे से इंग्लिश पढ़े हो, तो आपका तो सारा कॉन्सेप्ट्स एक बार डन है, राइट? आइडेंटिफाई कीजिए कौन से वीक एरियाज है और अपने क्लास के दौरान जो नोट्स बनाए हैं, लेक्चर्स के दौरान जो नोट्स बनाए हैं, उनको रेफर कीजिए रिवाइज करने के लिए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट, 30 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। और उसके बाद जो है सेक्शनल टेस्ट या अनयूज्ड मॉक्स, जो एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस नहीं, जो अनयूज्ड दूसरे एग्जाम के मॉक्स है, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सेक्शनल बना के, ठीक है? तो सेक्शनल टेस्ट और अनयूज्ड मॉक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये होगा अगर आपके ऑल कॉन्सेप्ट्स आर डन। तो वीक एरियाज को थोड़ा सा रिवाइज कर लो 20-25 मिनट देके, एंड देन यू टेक सेक्शनल टेस्ट और अनयूज्ड मॉक्स। अच्छा, देना कैसे है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। सेक्शनल टेस्ट या अनयूज्ड मॉक के अगर एक सेक्शन बना के टेस्ट दे रहे हो तो उसको उतने ही, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स दे के ही आपने उस टेस्ट को दिया, टेस्ट के हिसाब से ही दोगे उसको, and then you'll score yourself, and then the next 40 to 45 minutes you will go through the solution and analyze it। एनालाइज करने से पहले जो आपका नहीं हुआ है उन क्वेश्चंस को जो है आप फिर से देखोगे, कोशिश करोगे 1-2 मिनट देके, एंड देन यू विल लुक एट द सोल्यूशन, राइट? इंग्लिश में ये 40-45 मिनट्स में हो जाएगा। क्वांट और रीजनिंग में ये 1 से सवा घंटा लग सकता है, 1 hour to 1 hour 15 मिनट्स, ठीक है? ये लग सकता है। ये जो एनालिसिस का टाइम है ये ऐसा लग सकता है। टाइम तो उसमें भी 40-50 मिनट्स लगेगा, जैसा उस सेक्शन का टाइम है। तो हुआ क्या? हुआ ये दोस्तों कि इंग्लिश में आप अगर एक सेक्शनल टेस्ट और उसका एनालिसिस कर रहे हो डेली या alternate day, then you are having around 1.5 hours to 2 hours including revision जो आपको प्रैक्टिस में देने हैं, राइट? क्वांट में और रीजनिंग में यही चीज़ जो है आपका 2 से 2.5 घंटा हो जाएगा, राइट? इसीलिए मैंने बोला है 4 से 6 घंटा। अगर तीनों लोगे तो आपको अराउंड 6.5 आवर्स लगेगा, और अगर 2 लोगे तो 4 घंटे में हो जाएगा। अब लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स अगर डन नहीं है, बहुत आप लोगों में से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट जो है कुछ बचे हुए हैं अभी भी, या कुछ एरियाज है जिनमें तो आपको कंफर्ट तो है लेकिन उनको थोड़ा सा और बेटर करना है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 2 वीक्स में यहाँ पे फिर वीक्स वाला फंडा आ जाता है, क्योंकि जिनका ऑल कॉन्सेप्ट्स डन है उनका कोई वीक वाला फंडा नहीं है। उनको वीकली यही करते रहना है रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, मॉक्स के लिए नहीं, उस पे लिए आ रहा हूँ, रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ये करना है। लेकिन जिनके कुछ कॉन्सेप्ट्स रिमेनिंग है उनको इस पूरे टाइम को 2 वीक और 2 वीक में बांटना है। क्योंकि देखो what we are looking at is कि almost 4 weeks बाद there is a possibility SBI clerk mains हो, और 6 to 7 weeks बाद IBPS clerk mains हो। तो
हम लोग अगर 4 वीक्स का प्लान बनाएंगे ना दोस्तों, तो होगा क्या कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस तक हम लोग इसको रिंस एंड रिपीट करते रहेंगे, वही लास्ट के 2 हफ्ते भी। तो उससे होगा क्या, आवर प्रिपरेशन लेवल वुड बी हायर व्हेन वी गो इनटू आईबीपीएस क्लर्क मेंस। ठीक है, राइट। उसके लिए भी क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा ना, बट बनाएंगे 4 हफ्ते का, ताकि हम लोग 4 हफ्ते में ही एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए कि हमें कोई बीट ना कर पाए। तो पहले जो 2 हफ्ते हैं उसमें आप कंप्लीट कीजिए जो कॉन्सेप्ट्स आपके बचे हुए हैं। प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम टॉपिक टेस्ट, राइट। अगर आप कॉन्सेप्ट जब कर रहे हो, जब सीख रहे हो, तब टॉपिक टेस्ट काम आते हैं, तब टॉपिक टेस्ट से आप वो कर सकते हो, ताकि आपको वो क्लैरिटी आए कि अच्छा ये इस तरह से हो रहा है। और ये क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों में है, जिसमें भी आपका कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। एंड फॉर ओवरऑल प्रैक्टिस टेक मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यहां पे आप समझिए नेक्स्ट 2 वीक्स ये बंदा तो वही करेगा जो हम लोगों ने बात किया, बट ये बंदा वो नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज उसको कॉन्सेप्ट्स खत्म करने हैं। तो मान लो इसका इंग्लिश का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो इंग्लिश में तो ये यही करेगा जो ये वाला बंदा कर रहा है, बट क्वांट का कॉन्सेप्ट नहीं खत्म हुआ है। 2 या 3 टॉपिक जो है, जो इंपॉर्टेंट भी है और जिसमें तो उसका कंफर्ट लेवल भी ठीक है, लेकिन उसको अच्छे ऊपर लेवल तक लेके जाना है, तो उस पर ये नेक्स्ट 2 वीक्स वो लगाएंगे। तो वो सेक्शनल टेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा कि मॉक टेस्ट, अगर सेक्शनल टेस्ट का टाइम वो अलग से निकाल पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ जो मॉक टेस्ट अगले में बोलने वाला हूं वहां से उनका ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाएगा। बट ये 2 वीक्स में उनको जो है अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लेने हैं, खत्म कर लेने हैं जितना होगा, बिकॉज आगे आप नए कॉन्सेप्ट्स नहीं करोगे 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद, राइट, 2-2.5 हफ्ते बाद। एंड द सेम गोज फॉर रीजनिंग। रीजनिंग में उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उसके लिए 2 वीक्स इनफ है आपका। इफ यू आर फॉलोइंग माय कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो आपको उसी से हो जाएगा एंड यू कैन गो अहेड एंड डू इट। बाकी पजल्स के लिए प्रैक्टिस एंड मिसलेनियस के लिए अगर उसके कॉन्सेप्ट्स भी बचे वो भी ये 2 हफ्ते के अंदर आपको करने हैं। आई एम होपिंग कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं बचे हैं, बिकॉज देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट देम इन 2 वीक्स। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जो 2-3 महीने का काम है वो तो 2 हफ्ते में नहीं हो सकता ना। लेकिन दोज एरियाज विच यू थिंक यू कैन डू गुड, बट यू हैव टू ब्रश देम अप और अच्छा कर लेना है, उनकी बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो वो आपको यहां पे करना है ना। तो ये 2 हफ्ता यहां पे ही चला जाएगा। तो अगर तीनों सेक्शन में आपके सारे बचे हुए, ऐसा तो होगा नहीं, हो सकता है कि मैक्सिमम 2 सेक्शन में कुछ कुछ चीजें बचे होंगे, या तीनों सेक्शन में कुछ कुछ चीजें बचे होंगे। सो व्हाट आई एम होपिंग कि यहां पे मैंने 3 स्लॉट्स देने बोले हैं, राइट। 3 स्लॉट्स ऑफ एवरेज आउट कर लेते हैं ऑफ 2 आवर्स ईच फॉर प्रैक्टिस, राइट। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट बचा हुआ है तो आपको 2 स्लॉट्स कॉन्सेप्ट्स के लिए देना है और 1 स्लॉट को प्रैक्टिस के लिए देना है, राइट। 1 स्लॉट को प्रैक्टिस के लिए देना है, ठीक। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 to 6 आवर्स को। क्लियर है ना? क्या नहीं करना है ये भी मैंने आपको बताया था, क्या नहीं करना है। डोंट सिट विथ वन सब्जेक्ट और टॉपिक फॉर फुल डे। ये वो टाइम नहीं है जहां पे आपको अंदर घुस के डेप्थ में जाके सब कुछ उसका रिसर्च करना है। नो, राइट। यू नो ये जो वो हमारी जो मेंटल स्टेट होता था ना एग्जाम से पहले, जब हम लोग एग्जाम देते थे हमारे ग्रेजुएशन के या स्कूल लाइफ के, कि एग्जाम से पहले हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पे हमें दिखा कि ये वाला चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अभी हम लोग उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अगर हम ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे तो हमारा कोर्स ही खत्म नहीं होगा और हमारा जो कैपेबिलिटी जनरेशन है एग्जाम के लिए वही नहीं खत्म होगा। अब यहां पे वो स्टिल ट्रू है कि आपका कोर्स हो सकता है ना खत्म हो, और दूसरा तो और एक चीज है, यहां पे आपको एग्जाम टेकिंग कैपेबिलिटी भी तो चाहिए, राइट, वो भी ना हो जाए। तो इसीलिए वही मेंटालिटी आपको यहां पे रखना है। वहां पे आप क्या बहुत प्रैक्टिकल हुआ करते थे कि जो चीज जितना हद तक आपको सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा वो आप लोग सीख लेते। जब नया करते थे, जो आपने अभी तक कर लिया है वो तो हो गया है, राइट, बट जो नया कर रहे हैं उनको तो कोई भी चीज को अनलिमिटेड टाइम नहीं देना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, उनके कॉन्सेप्ट्स को ठीक तरीके से सीखना है। इसका मतलब ये मैं कभी नहीं बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट्स को शॉर्टकट लो, नो 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 नो, बट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखो। बट उसमें जो और आगे जाना उसका टाइम अभी नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को सीख के उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है उस पर फोकस करो। एंड दूसरा चीज जो नहीं करनी है या जो लोग नहीं करते हैं वो ये है कि सिर्फ क्लर्क लेवल के एग्जाम के क्वेश्चंस ही आप प्रैक्टिस करते रहते हो। उससे होता क्या है कि अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि मिक्स अप, कभी कभी पीओ लेवल के टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी दिया करो। जो आपका नॉर्मल प्रैक्टिस है उसमें पीओ लेवल के टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी दिया करो। उससे होगा क्या
एक तो आप ये जो क्लर्क के लेवल, इससे आपका दिमाग ऊपर उठ जाएगा, आपको पता रहेगा कि आपने तो इवन मोर डिफिकल्ट लेवल के लिए प्रैक्टिस करके रखा है इस 1 महीने में, तो इसीलिए कोई डाउट नहीं है कि आपका अच्छा होगा। एंड अगर हो ही सकता है ना बाई चांस आपका पेपर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। तो ये था आपका टास्क 1, कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दिया है टास्क 1 में। अब चलते हैं टास्क 2 पे। टास्क 2 हो गया जीए टाइम। जीए टाइम कितना, 2 से 3 घंटा। वो क्या था, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग टाइम। अब जीए टाइम में क्या करना है, जीए जो आपका 1.5 से 2 घंटा पर डे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ प्रिपेयर्ड यू आर, क्या करना है इसमें, रिवीजन फ्रॉम समरी नोट्स, पीडीएफ्स, यहां से आपको रिवाइज करना है। रिवाइज फ्रॉम योर ओन नोट्स प्रेफरेबली, अगर आपने नोट्स बनाया, अगर अभी तक 6 महीना आपने डेली नोट्स बनाए हुए हैं, उससे अगर आप कर रहे हो तो देन इट्स ओके। वीकली नोट्स बनाए हुए हैं तो उसी से कीजिए, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आगे और क्या करना है वो मैं बताऊंगा। अवॉइड डे और वीक वाइज ओल्ड वीडियोज एंड पीडीएफ्स एट दिस स्टेज। 6 महीने पुराना वीडियो, 6 महीना पुराना पीडीएफ अभी अवॉइड कीजिए। जो वीकली कंपेंडियम्स है, मिनिमम वीकली कंपेंडियम्स एंड प्रेफरेबल मंथली कंपेंडियम्स पे जो है ज़्यादा फोकस कीजिए, ओके। और प्रीवियस वीडियोस जो है उनको मत देखिए, क्योंकि उससे बहुत सारा कुछ हो सकता है चेंज भी हो गया हो, तो आपका वो टाइम बर्बाद हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, अटेंड क्विजेस एंड टेस्ट। अगेन इसमें आप क्या कर सकते हो, अनयूज्ड मॉक्स जो दूसरे एग्जाम्स के हैं, यहां पे उसको सेक्शन टेस्ट बना के क्विज लिया करो। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के you will have access to more and more questions. You will go through more and more questions which will breed familiarity in across topics, right? देखो जीए एक ऐसा एरिया बन गया है बैंकिंग एग्जाम में जहां पे किसी का भी बहुत तगड़ा स्कोर नहीं आता है, लेकिन अगर यू कैन गेट एन अबव एवरेज स्कोर, वो आपके ओवरऑल स्कोर को भी बूस्ट कर देगा, राइट, ओके। ऑब्वियसली क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में तो आप अच्छा करोगे, बट यहां पे भी और एक बूस्ट मिल जाएगा और रैंकिंग में ऊपर उठ जाओगे। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट कि हमें जितना विड्थ हम लोग कवर कर पाएंगे उतना अच्छा है। अच्छा, विड्थ कैसे कवर होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। जब भी कोई चीज हमें रटनी होती है, एक पेज में 10 चीजें मान लो हमें रटनी है, उसको मैं 10 बार पढ़ूं, एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका यह है कि इन 10 चीजों को 10 तरीकों से मेरे पास बार बार अलग अलग फॉर्म में ये आता रहे, कभी क्विज के फॉर्म में, कभी कंपेंडिंग के फॉर्म में, कभी मेरे नोट्स के फॉर्म में, कभी टेस्ट के फॉर्म में, कभी मॉक्स के फॉर्म में। तो किसमें आपका रिटेंशन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सेकंड वाले में। उस एक शीट को 10 बार पढ़ने से अच्छा है इस तरह से अगर मैंने अपने प्रैक्टिस में वैरायटी लेके आया और रिवीजन में वैरायटी लेके आया, उससे फायदा होगा। सो ये ना 1.5 to 2 आवर्स ये यहां पे, और ये 30 मिनट्स का यहां पे, ओके। तो ये टोटल टाइम आपका 2 से 3 घंटे के बीच में कुछ आएगा, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे का। और जो चीज अवॉइड करनी है जीए में, खास करके सारे ही एरियाज में अवॉइड करनी है, लेकिन जीए में खास करके अवॉइड करनी है, वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों, आप अपने जो नोट्स है, जो कंपेंडियम है, जो टेस्ट है, वो चूज कर लो, लेकिन एक बार चूज करने के बाद वो चाहे 2 जगह से चूज कर लो, 1 जगह से चूज करो, उसको फॉलो करो, अच्छे से करो, राइट, रादर देन कि यहां से भी कुछ उठा लूं, वहां से भी कुछ उठा लूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सीए मॉक ड्रिल, राइट, तो उसको चूज करके वहां से आप कर लो, फिर टेस्ट दो, फिर अलग अलग, मैंने बोला ना टेस्ट, अलग अलग टेस्ट जो कि आपने क्लर्क मेंस और आईयूपीएस नहीं, दूसरे टेस्ट जो आपके रह गए हैं, उन टेस्ट से भी आप सेक्शनल टेस्ट दे दो, राइट। ये दैट इज मोर देन इनफ, यही मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है यही, राइट। बट अगर आप फियर ऑफ मिसिंग आउट से यहां पे भी एक लेक्चर देख रहे हो, वहां पे भी एक लेक्चर देख रहे हो, यहां से भी एक नोट्स, वहां से भी एक नोट्स इकट्ठा कर रहे हो, और उसको करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, देन दैट वुड बी वेरी वेरी रॉन्ग, ओके, राइट। तो इसको आपको अवॉइड करना है, डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। इतना करो, दैट विल बी इनफ। तो आपको टाइम पता चल जाएगा कितना देना है और उसमें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, ये भी हो गया। अब टास्क नंबर 3, आखिरी टास्क। आखिरी टास्क क्या है दोस्तों, इसमें 3 से 4 घंटा लगेगा हर डे। हाँ, वी क्या है, 1 मॉक एवरी ऑल्टरनेट डे। अब भी से लेके 1 मॉक एवरी ऑल्टरनेट डे, मतलब 3 मॉक्स एवरी वीक, ठीक है। क्यों एवरी ऑल्टरनेट डे है तो हर दिन 3 से 4 घंटा क्यों लगेगा, क्योंकि आपको थॉरो एनालिसिस करना है अगले दिन उस मॉक का,
अब वो एनालिसिस पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज जो मुझे बतानी थी, एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के मॉक को जो है मिक्सअप कर दीजिएगा। मान लीजिए अभी अगर आपने चालू किया, बिकॉज एसबीआई क्लर्क मेंस पहले स्लॉटेड होना होगा मोस्टली, देयरफॉर इसके 2 ले सकते हो और आईबीपीएस के 1 ले सकते हो। एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद सारे आईबीपीएस क्लर्क के लोगे, लेकिन 2+1 जरूर रखना। वाई? बिकॉज इस बार आपको पता है कि द नेचर ऑफ और द टाइमिंग्स एंड द मार्क्स इन ईच सेक्शन इज डिफरेंट इन बोथ द एग्जाम्स, राइट? एक में एक जैसा है, दूसरे में दूसरे जैसा है, तो दोनों का प्रैक्टिस कैसे होगा? सोचने से तो नहीं होगा ना, करने से होगा। अगेन, डरने से सोचने से प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा, करने से हो जाएगा, आपको फेमिलियरिटी आ जाएगा। तो आपने 2 एसबीआई क्लर्क मेंस दिया, उसके हिसाब से जैसे आपका प्रैक्टिस बनता रहेगा, वैसे एक आईबीपीएस क्लर्क मेंस देते रहे तो उसके हिसाब से भी आप ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, राइट? ओके, तो ये मिक्सअप कर दीजिएगा। अच्छा, थॉरो एनालिसिस का मतलब क्या है? एक दिन आपने मॉक लिया दोस्तों, आपने एक दिन मॉक लिया, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है? जैसे मैंने सेक्शनल टेस्ट का एनालिसिस बोला, वैसे यहां पे जो भी आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है या गलत क्वेश्चन हुए हैं, उन सबको एक बार अटेम्प्ट कीजिए, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन देख लीजिए। अब मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक जीए को हटा देते हैं, जीए हटा के कितना, 150, लेट्स से 150 क्वेश्चन है, एक ले लेते हैं। 150 क्वेश्चंस में से आपने मान लीजिए कुछ 80 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाए, तो जो 70 क्वेश्चंस आपके रह गए उनको अटेम्प्ट करना है, और ये 80 में से 10 गलत हो गए, तो ये 70 + 10 80 क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसमें कितना टाइम जाएगा? 1 मिनट, 2 मिनट करके आप दोगे तो आपका करीब करीब चला जाएगा इसमें भी 2 से 2.5 घंटे, और फिर सोल्यूशन देखोगे। सो ये भी आपका 3 से 4 घंटे का अफेयर हो जाएगा। 1-1.5 मिनट आप दोगे उसको करने के लिए, फिर आप दोगे उसके सोल्यूशन को देखने के लिए। ऑब्वियसली जो ग्रुप में क्वेश्चंस है उसमें 3-4 मिनट दोगे, क्योंकि आपको पजल के लिए तो 1-2 मिनट में नहीं होगा, 3-4 मिनट सोचोगे, और फिर अगर नहीं होता तो सोल्यूशन देख लोगे। तो इस तरह से जब आप जाओगे तो होगा क्या? मान लो आपको 70 सही और 10 गलत हुए थे, तो आपका मान लो 67.5 आया, मान लेते हैं। कुछ वेराइड नंबर के भी क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग नंबर के, तो 67.5 मैंने मान लिया। अब लेकिन आपने जब ये 80 अटेम्प्ट किया और देखा कि दोस्तों ये 80 में से तो मुझे करीब 20 जो है मुझे अभी बन गए, तो इसका 20 नंबर मैंने ऐड कर दिया इस पे, तो ये 20 नंबर जो है ये 87.5 आपका कैपेबिलिटी था उसमें, उस मॉक में ये 87.5 आपका कैपेबिलिटी था। ओके, सो इस तरह से आपको एनालिसिस के बाद पता चल जाता है कि आपने मॉक के अंदर जब मॉक देना था तब आपको क्या क्या करना चाहिए था ताकि आपको 87.5 मिलता, ना कि 67.5। ये सारे नंबर्स मैंने जो है स्कोर जो मैंने एक फिक्टिशियस सा सिनेरियो क्रिएट करके किया। ये मॉक टू मॉक वैरी करेगा, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अलग, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए अलग, डिफिकल्टी लेवल के लिए अलग, ठीक है। सो ये एनालिसिस आपको अगले दिन करना है। तो एक दिन मॉक लिया, अगले दिन एनालिसिस किया। नेक्स्ट, अब क्या नहीं करना है? डोंट टेक मॉक्स इफ यू डोंट इंटेंड टू एनालाइज इट। यार आज से लेके 20 मॉक देने से अच्छा है 10 मॉक विद फुल एनालिसिस देना। लिख के ले लो, 20 मॉक दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा आप कर क्या रहे हो, माइंडलेसली आप सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हो, फिर मॉक का क्या फायदा, राइट? ओके, आप जब एनालिसिस करते हो ना दोस्तों, तब आपको पता चलता है कि आप गलत क्या कर रहे हो, आपकी वीक एरियाज क्या है, आपको अगले मॉक में क्या चेंजेस करना है स्ट्रैटेजी में। ओके, सो देयरफॉर डू दैट। नेक्स्ट, रिमेंबर 2 विल इंश्योर प्रैक्टिस, ये जो 2 है विल इंश्योर प्रैक्टिस ऑफ चेंज और डिफरेंट पैटर्न्स इन आईपीएस पीओ एंड एसबीआई, सॉरी आईपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क। आपको उससे ऊपर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसी में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो दिस वाज योर 3rd टास्क। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूं, टाइम मैनेजमेंट के टिप्स, ताकि आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज कर सके अच्छे तरीके से, ठीक है। पर उससे पहले देखते हैं हमें टाइम लगेगा कितना। ये जो मैंने आपको प्लान दिया टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, उसमें लगना कितना है। तो इफ़ यू डू ऑल 3 टास्क, जो कि प्रेफरेबल है, तो 10 से 14 घंटा जो है मैक्सिमम, मिनिमम 10 घंटा लगेगा, 9-10 घंटा, 9 में भी हो सकता है, बट हाँ 9 से 10 घंटा, और मैक्सिमम 13 से 14 घंटा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो टास्क 1 में हम लोगों ने या तो आपको 4 घंटा लगेगा अगर दो करोगे तो, या तो आपको 6 घंटा लगेगा अगर तीनों के तीनों करोगे तो, और टास्क 2 में या तो आपको 2 घंटा लगेगा या तो 3 घंटा लगेगा जीओ वाले जो टास्क है, और टास्क 3 में आपका 3 से 4 घंटा मैक्सिमम। तो अगर हमने ये पूरा ऐड किया तो 13 घंटा होता है जो कि मैक्सिमम है, और ये ऐड किया तो हमारा करीब 9 आवर्स होता है। तो 9 to 13 के जगह पे 1 घंटा और एक्स्ट्रा दे देते हैं, 10 आवर्स to 14 आवर्स, ये मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम है।
पर मान लो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी जॉब कर रहे हैं, उनके पास ये टाइम नहीं है, तो वो क्या करें? उनके पास 6 से 7 घंटा मैक्सिमम है, तो व्हाट शुड दे डू? तो वो जो है एक एक्टिविटी जो है वीक डेज में हटा दे, वो है मॉक टेकिंग वाला, दैट इज टास्क 3 वाला, राइट? नेक्स्ट 2 हफ्ते के लिए, फर्स्ट जो 2 वीक्स है, नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए वो टास्क 1 और 2 पे सिर्फ फोकस करे, और वीकेंड का जो एक डे है संडे, उस दिन वो एक मॉक ले और उसको एनालाइज करे, राइट? तो 1 मॉक अ वीक वाले प्लान पे जाए वो नेक्स्ट 2 हफ्ते के लिए। नेक्स्ट 2 हफ्ते में वो लोग जो है अपना रिवीजन कंप्लीट कर ले और जो जो उनका बचा हुआ है वो एक बार देख ले, एंड देन फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स एंड बियॉन्ड, राइट, नेक्स्ट 2 वीक्स एंड बियॉन्ड, टास्क 2 and 3 शुड गो ऑन, राइट? रिड्यूस टास्क 1 to 1 सेक्शन और 2 hours a day अगर बचा हुआ है तो, नहीं तो अगर आपका सब कुछ हो ही गया है तो टास्क 2 और 3 करते रहिए। तो ये आप कर सकते हो, इस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हो अगर आपके पास 6-7 घंटा है, आप वर्किंग हो उस केस में। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम है, आप दे सकते हो, तो 9 से 10 घंटा मिनिमम आप दीजिए, उसी से काम बन जाएगा। यू डू नॉट नीड टू गिव बियॉन्ड दैट, ओके? अच्छा, अब इसमें आप लोग पूछ सकते हो कि सर फिर वो क्लासेस को कहाँ पे डाले? जैसे मेरा मेंस का प्रैक्टिस क्लासेस होगा, उसको कहाँ डाले? सिंपल सी बात है, जिस दिन मेरा मेंस का, मैं आपको What will do 2 days a week मैं आपको मेंस का प्रैक्टिस क्लासेस कराऊंगा, तो जिन 2 दिन मेरे मेंस के प्रैक्टिस क्लासेस होंगे उस दिन आपको अलग से मेंस की प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो उसी में चला जाएगा, राइट? तभी तो आपको फायदा है। मैं मेरे साथ क्लास करके आपका टाइम जो बच जाएगा वो आप फिर दूसरी जगह पे लगाओगे, तो उस दिन आपका इंग्लिश का हो गया, आप दूसरा चीज़ों पे इन्वेस्ट करोगे। जिस दिन मैं नहीं करवा रहा हूं उस दिन आप इंग्लिश के लिए अलग से करोगे। क्लियर है, राइट? तो क्लासेस को कैसे इंटीग्रेट करना है, वो भी वही क्वांट के लिए, वही रीजनिंग के लिए, इसी तरह से प्लान करना है, बिकॉज अभी हम लोग अनरिलेटेड इररिलेवेंट चीज़ें नहीं कर सकते हैं, उसमें टाइम बर्बाद हो जाएगा हमारा। सो अच्छा, अब जो लास्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू टेल यू इज दैट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो ये फेस्टिवल का पीरियड भी है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपसे जाने अनजाने में डिलिबरेटली या आपने सोचा भी नहीं होगा, आपसे टाइम बर्बाद हो गया, राइट? तो क्या करोगे? उसी के ऊपर रोते रहोगे कि सर मैंने ये स्केड्यूल किया था, वो नहीं हुआ, 3 दिन मेरा खराब हो गया। नो, अरे वो तो जो गया वो गया ना। डोंट लेट दैट गिल्ट वेस्ट फॉर द टाइम ऑफ योर्स। गिल्ट फीलिंग जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आज के डेट पे, प्रिपरेशन पे। अभी जब हमारे पास सिर्फ 30 दिन 28 दिन है, तब गिल्ट फीलिंग से हम अपने आप को और नीचे नहीं ले जा सकते हैं। जहां पे छोड़ा है, जहां पे 1-2 दिन आपका बर्बाद हो गया है, वहीं से फिर से स्टार्ट कर दो, बस, दैट्स इट। डोंट फ्रेट ऑन, राइट? ओके, राइट? सो दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर डे एंड इंश्योर दैट यू गिव योर बेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग for mains. Any other doubt you have, any other clarification you want, comment section में डालो, I would respond to it, right? और जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं अचीवर्स प्रोग्राम में, क्रिटिकल रीजनिंग में, वो सारे सेशंस जो है सिंसियरली देखो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, ओके? और जो मेरे से यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब के मेरे सेशंस को फॉलो कीजिए सिंसियरली, एंड वहाँ पे मैं जो गाइडेंस दे रहा हूँ उनको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए, एंड यू वुड बी मोर देन प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच. All the best for your preparation.